दो टूक की शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा और गहरा होता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेहरान भी पलटवार से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब अमेरिका ने ईरान को एक और बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका का कहना है कि अब ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों पर बड़ा हमला किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ईरान के हथियार बनाने वाले कई अहम ठिकाने तबाह हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि बिना शर्त सरेंडर के अलावा कोई बात नहीं होगी। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बात कर मिडिल ईस्ट में संघर्ष को खत्म करने का आह्वान किया है। ईरान के राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमले के लिए माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि तेहरान उनकी जमीन को निशाना नहीं बनाएगा। सवाल है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब किस ओर जा रही है? क्या कूटनीति आगे बढ़ेगी या फिर टकराव और बढ़ेगा? दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बड़े सवाल। 8वें दिन भी घमासान नहीं मान रहे इजराइल ईरान। ट्रंप की बड़ी तैयारी, आज की रात पड़ेगी भारी। पड़ोसियों को पैगाम, अब हमला नहीं करेगा ईरान। युद्ध हो रहा भयंकर, बिना शर्त ईरान करे सरेंडर। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं कैप्टन रिटायर्ड पीके घोष जी, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड अश्विनी कुमार जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। कैप्टन घोष जी, एक सवाल आपसे यह है कि अब अमेरिका कह रहा है कि आज की रात भारी पड़ने वाली है ईरान को। ऐसा क्या है? क्योंकि एक तरफ कह रहा है कि जहां उसके साजो सामान है, सैन्य साजो सामान है, वहां इतने भीषण हमले किए जाएंगे कि उसे नस्तेनाबूद किया जाएगा। क्या यही है या फिर कुछ और? नमस्कार। देखिए, अब तक जो हमने देखा है, सबसे पहले जो अमेरिका ने उनके कमांड स्ट्रक्चर पर, उनके टॉप लीडरशिप पर, और जहां उनका मीटिंग्स हो रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सब बड़े बड़े लोग थे, वहां पर अटैक करके पूरा कमांड स्ट्रक्चर को एकदम खत्म कर दिया। दूसरी बात, अब उन्होंने कोशिश किया कि जहां जहां उनके फैक्ट्रीज हैं, जहां जहां उनके स्टोरेज हैं मिसाइल्स के, वहां पर अटैक किया जाए। और जहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज यानी कि परमाणु सेंट्रीफ्यूजेस हैं, और वहां पर अटैक किया। अब उसके बाद अभी वो कह रहे हैं जहां जहां उनके मिसाइल बनाते हैं, ड्रोन बनाते हैं, शायद आपको याद होगा जी। कि उन्होंने दिखाया था ड्रोन के एक असेंबली लाइन, जहां चीप मतलब बहुत ही सस्ते ड्रोन बनाए जाते हैं, जो काफी मतलब हलचल मचा दिया पूरे मिडिल ईस्ट में। तो अभी उनको वो टारगेट कर रहे हैं। बीच में ऐसा भी हुआ है कि रिहायशी जगहों पे ये अटैक हुआ है, जैसे अभी तेहरान में उन्होंने एयरपोर्ट के आगे अटैक किया और कई जगहों पे अटैक किया है। तो ये एक फेज्ड, जिसे कहते हैं, प्रोग्रेशन है। अभी कहां तक ये ईरान को अपने घुटने तक ला देगी, ये मेरे ख्याल में कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि जो सुप्रीम लीडर होगा, जो चूज होगा, वो हम बताएंगे, और दूसरी तरफ उनके खमेनी के जो बेटे थे, उनको उन्होंने सोचा था बनाएंगे और सुप्रीम लीडर। और यहाँ पर इनके जो प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं हम कभी नहीं घुटने टेकेंगे, ये जारी रहेगा। लेकिन कहा है कि जो गल्फ कंट्रीज है, उनको उन्होंने माफी मांगा कि देखिए गलती हो गई यहां तक आपको अटैक करके। इसका कई वजह है, लेकिन अगर आप कहें तो उनको भी मैं नहीं, आगे आपको आपकी इस बात को जारी रखेंगे। कर्नल अश्विनी जी, एक तरफ यूएस यानी अमेरिका ये बोल रहा है, ट्रंप ये बोल रहे हैं ईरान से बिना शर्त के सरेंडर करो। दूसरी ओर ईरान कह रहा है कि आइए होर्मुज में, मैं बताता हूं कि आप हैं क्या। जी देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि जो अमेरिका है, यूएस और इजराइल है, वो एक फर्स्ट साइकोलॉजिकल वार खेल रहे हैं। उनके पास सिर्फ सुपेरियरिटी है तो वो सिर्फ एयर की है। वेरेज जो ईरान है, बहुत वास्ट कंट्री है, उसके अंदर डेजर्ट भी है, हिल्स भी हैं,
और उनकी जो फैक्ट्रीज हैं जहां पे ड्रोन्स और मिसाइल बन रही हैं, वो आज के नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में इफ यू लुक बैक 1979 ऑनवर्ड्स, तब से उन्होंने ये बना रखा हुआ है। अपने जितने भी उसके डिफेंसेस हैं और जितने इलाके हैं उनके अंदर उसको ओपन में लेके नहीं बैठे हुए, जहां वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका यहाँ पे साइकोलॉजी के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि आज रात को, जैसे उसने बोला कि आज रात को उनके बहुत ज्यादा हैवी हमला होगा। हमला कहां होगा? एयर स्ट्राइक के ऊपर हर कंट्री, हर फोर्सेस, हर लोगों को पता होता है कि एयर स्ट्राइक आने वाली है। एयर स्ट्राइक जब आती है, जैसे ही बॉर्डर एयर स्ट्राइक क्रॉस होता है एयरलाइन, तो सायरन बजता है, लोग अपने बंकर्स के अंदर चले जाते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि ये इसके अंदर वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा एकदम उनको ध्वस्त कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ये चलता रहेगा, ये वीक्स में वार जाएगी, वीक्स के बाद ये मंथ में वार जा सकती है, क्योंकि ईरान इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है। ईरान ने बहुत अच्छी गेम खेली है कि अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको बोल दिया कि आप हमारे दुश्मन नहीं हो, हम आप पे वार नहीं करेंगे। इससे उसको एडवांटेज ये हो गया कि वो अमेरिकन को, इजराइल को अपनी जगह देने के लिए हिचकिचाएंगे। अगर वो उनको जगह देते हैं तो उनको मालूम है कि उसको उनके ऊपर नहीं, इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि मुनीर भी तो गए, अभी मेल मुलाकात हुई है, ये दर्शा क्या रहा है जरा इस पर भी। हालांकि ये सवाल मैं बीच में लेता, लेकिन अभी ले रहा हूं इसे। कैन आई हैव द क्वेश्चन अगेन प्लीज? आसिफ मुनीर कहां पहुंचे? अभी मेल मुलाकात हुई है ना? आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है जी, वंस अगेन। मुनीर साहब कहीं गए ना? मेल मुलाकात हुई उनकी, ये किस लिए हुई है? इस जिस तरीके से ये जो मुलाकात हो रही है किसी भी ऑपरेशंस के अंदर, जब कंट्रीज की ये रीजन की एक वार है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, ये दे आर जस्ट वर्किंग द व्हाट स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी द फॉलोइंग इन द कमिंग डेज। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये डिसाइड करेगी क्या इसका आउटपुट क्या होता है उसके ऊपर। वो भी वार के, हमें लगता है 6 दिन बाद, 7 दिन बाद वो पहुंचे हुए हैं। कैप्टन घोष जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो बातें हो रही है कि ईरान और बाकी पड़ोसी देश उसके, जो कि इस्लामिक मुल्क हैं ये सारे। जी हाँ, ये मेरे ख्याल में एक मास्टर मूव है। उन्होंने क्या देखा, पहले उनका जो मतलब प्लान था, वो सोच रहे थे कि पूरे जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको जपेट में ले लेंगे। फिर क्या होगा, वो हॉर्मोज बंद कर देंगे, उससे सबको सब एकदम तिलमिला उठेंगे। आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि ईरान ने जहां जहां गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स थे, पेट्रियट 3 और थर्ड, वो उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। ये इसके बारे में कोई मीडिया हाउस नहीं कह रहा उनको, और वो बहुत महंगे हैं, उनको उन्होंने नहीं, इससे तो ये देखिए, आखिर ईरान इसीलिए तो कर रहा है कि वो तो अमेरिका का है, वो बेस अमेरिका का है, साजो सामान अमेरिका का है, तो इसीलिए तो ईरान लगातार हमले कर रहा है वहां अपने पड़ोसी देश। ये बार बार ईरान भी कह रहा है कि हमें पड़ोसी देशों से नहीं, लेकिन जो उनके सहयोगी है, जो सहयोग कर रहे हैं, हम तो वहां कर रहे हैं हमला। जी हाँ, तो अभी क्या हुआ है कि उनका जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अभी कुछ है ही नहीं, लेकिन वो नहीं चाहते, और ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ दूसरे टीवी चैनल्स में, कि ईरान के जो ताल्लुकात थे जैसे दूसरे देशों से वो खराब नहीं थे, और इनके जो अटैक्स थे वो उनको तिलमिला उठे हैं। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ भी, सऊदी अरेबिया वैसे तो ईरान का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो तो सुन्नी मुस्लिम देशों का हेड अपने आप को समझता है, ईरान शिया समझता है, लेकिन चीन ने इन दोनों को एक साथ किया। फिर भी जो ये अटैक्स हुए, ये इंटेलिजेंस सोर्सों के माध्यम से हमें पता चला है कि केवल नेतन्याहू ने ही ट्रंप को नहीं कहा कि आप अटैक कीजिए ईरान पर। MBS यानी कि सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने बार बार फोन किया ट्रंप। ये तो खबरें हैं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो उन्हीं का था। तो अभी जब ईरान ने देखा कि देखिए सबके साथ
जो है, अगर सब ने अटैक किया ईरान पर तो बात फिर बिगड़ जाएगी, इससे ये नहीं खींचेगा। तो अभी प्रेसिडेंट ने क्या क्या एक यू टर्न जिसे कहते हैं किया है और कहा है देखिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आप पर अटैक नहीं करना चाहते, और अगर आप हमें अटैक करें फिर ही हम अटैक करेंगे। ये कहने के बाद आपको नहीं, ये इससे ये समझा जा सकता है ना, 7 दिन में जो करना था ईरान को कर दिया, फिर आके बोलता है कि नहीं हम तो अटैक करना नहीं चाहते हैं, मतलब उसका मकसद क्लियर हो गया। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने यूएई ने कहा है कि उन्होंने 15 मिसाइल, ये कहने के बाद उन्होंने 15 ईरानियन मिसाइल्स को गिराया। तो अभी सोचिए। अच्छा, और एक दूसरी बात, ये इतना जटिल है, मैं ईरान में भी एकदम कंप्लीट डिवाइड है। ये उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो अपने आप ही कुछ डिसीशंस लेता है। जो खमेनी थे उन्होंने जो डिसाइड करके गए हैं, जो पॉलिसी प्लान्स, वो उन्हीं पर जाते हैं। वो गवर्नमेंट को, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। जो ईरानियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, दे आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। यानी कि दो पैरेलल सिस्टम्स हैं। एक जो सुप्रीम लीडर को रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद ही अपना मिसाइल्स, ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं, उनके पास काफी मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। और दूसरा है कि ईरानियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि पैरेलल स्ट्रक्चर्स। तो अभी कौन कहां पर किस तरफ से मिसाइल डाल रहा है, ये इसीलिए स्पीच छोटा सा सवाल है, क्या इंटरेस्ट ले रहा है क्या पाकिस्तान इसमें? देखिए, पाकिस्तान बीच में फंस गया है। आपने देखा कि एक तरफ मुनीर और शहबाज खान, उनके प्राइम मिनिस्टर, ट्रंप के पास जाकर दुम हिलाने लगे और उन्होंने बहुत कोशिश किया कि ताकि अमेरिका उनके साथ कुछ सहयोग दे सके। दूसरी ओर अभी देखा कि शिया और सुन्नी दोनों लोग, जब खमेनी का मौत हुआ तो वो कहने लगे कि ईरान को हमें सपोर्ट करना चाहिए। वैसे ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बीच बीच में खराब होते रहे। इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ झड़प भी हुआ था, अगर बलूचिस्तान के पास, अगर आपको याद है जी। तो अभी बीच में पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो अटक गया है। वो क्या करे तो करे क्या? उनके जो लोकल पॉपुलेशन है वो कह रहे हैं ईरान को सहायता की, और वो खुद जाकर अभी अमेरिका के साथ अलाइन करना चाहते हैं। तो जाए कहां? यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कर्नल अश्विनी जी, रूस के इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि रूस ने यह आह्वान किया है कि शांति होनी चाहिए, संघर्ष को खत्म करना चाहिए। कई और भी खबरें सामने आई हैं। जी, जहां तक रूस का सवाल है, रूस इस समय दो सिचुएशन के अंदर है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर वो अमेरिका को उस जगह में सुपेरियरिटी अलाउ कर देता है तो उसका इफेक्ट जो है सबसे पहले रूस पे और फिर चाइना पे। तो जो रूस है अभी इस सिचुएशन को देख रहा है कि क्या वो ईरान को इनडायरेक्टली सपोर्ट करे, ताकि अमेरिकन की जो सुपेरियरिटी है, जो सुपर पावर जो ऑलरेडी बना हुआ है, क्या उस तरफ अगर चला जाता है। इसलिए जो रूस है वो इनडायरेक्टली एक तरफ से तो सपोर्ट करेगा उसको, ईरान को, दूसरी तरफ वो ये भी देखता है कि उसकी रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है कि अगर वो ओपनली आता है तो अमेरिकन उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए वो सिचुएशन को इस तरीके से संभालने की कोशिश कर रहा है कि वो ईरान को सपोर्ट भी करे और एट द सेम टाइम वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छवि को एक इस तरह से रखना चाहता है कि इनका समझौता हो और ये जो वार है रुके। बट एट द सेम टाइम दे आर सपोर्टिंग, वो ईरान को इंडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर गोइंग ऑन, टॉक्स आर गोइंग ऑन, और वो चाहते हैं किसी तरीके से ईरान की जो है वो मदद की जाए। ईरान जो है वो अगर आप देखा जाए बहुत ही एक डिफरेंट उसकी ग्राउंड सिचुएशन है। अगर ईरान को किसी ने जीतना है
तो एयर अटैक से या मिसाइल से नहीं जीता जा सकता। उन सब के बंकर्स बने हुए हैं और वो इतना बड़ा इलाका है, उसके अंदर कम से कम नहीं तो 32 लाख टू 35 लाख की जो फोर्स है, आर्मी है, वो ग्राउंड पे जाके तो उसको कैप्चर कर सकती है। तो इसलिए रशिया जो है वो यही चाहेगा कि वो उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करे और ओपनली जो है वो उस स्थिति को कंट्रोल रखने की कोशिश करे। थैंक यू। कैप्टन, हाँ कैप्टन घोष जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि देखिए, दो तरफ से पानी में तो हो ही रहा जो हो रहा है, आसमान में हो रहा है, धरती बची है, उसका भी इंतजार किया जाए क्या? ये हो के रहेगा? देखिए, जहां पर पानी का सवाल है, यानी कि मैं तो नेवी से था, तो एक तो बहुत हंगामा हुआ जब हमारे देना ने जो जहाज था, ईरानियन जहाज था, वो डूब गया। अभी सोशल मीडिया में तो बवाल मच गया कि वो पार्ट छोड़ देते हैं, वो जो Opposition समझदार हैं party- वो सब जानते हैं, वो पार्ट छोड़ देते हैं। मेरा सवाल इसलिए था कि देखिए, पानी में लड़ाई चल रही है, आसमान में लड़ाई चल रही है, यानी कि अब जवानों को उतारेगा क्या अमेरिका? अपनी सेना उतारेगा क्या ईरान में कि भाई अब जाओ पूरा फतेह करके आओ? कोई भी अगर पूरा विक्ट्री या जीत चाहिए, वो बूट्स ऑन ग्राउंड के सिवाय कभी नहीं हो सकता है। ये हिस्ट्री से हमें पता चलता है। जब तक ईरान पर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे, यानी कि अमेरिका के, इजराइल के, केवल बाई एयर यानी कि एयर सुपीरियॉरिटी से कोई भी जीत नहीं हासिल हो सकती। हाँ, ये हो सकता है उनको ध्वस्त कर दे, लेकिन ईरान जो वो दिखा रहा है, उसकी क्षमता जो है फॉर रिटेलिएशन, वो मेरे ख्याल में इतनी आसानी से टूटेगी नहीं। और दूसरी ये बात है, ईरान एकदम भगदड़ मचा रहा है क्योंकि उन्होंने स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज को भी बंद किया हुआ है। अभी सोचिए कि कुछ ही दिन पहले फिर जब पूरा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया था, लेकिन तब पता चला कि दूसरे देश भी वो कर रहे हैं कि अरे आपने क्या कर दिया। तो अभी कहा है कि केवल यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल और उनके एलाइज को ही के जहाज है उन्हीं को रोका जाएगा। तो ईरान एक ग्रेजुएटेड अप्रोच ले रहा है। और यहां पर देखिए कि अमेरिका और इजराइल केवल अपने एयर सुपीरियॉरिटी से कोशिश कर रहे हैं कि पूरा एकदम डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन पूरा डिस्ट्रक्शन से होगा क्या? एक आम ईरानी, मैं बार बार कहता हूं कि एक आम ईरानी, वो शायद ये इस्लामिक रेजीम से परेशान है, वो नहीं चाहता कि ये कट्टरपंथी खमेनी और उनके लोग वहां पर रहें, उनको बहुत परेशान किया है। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि कोई बाहर का देश यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल आकर उनको बताए, देखिए जी हम आपके लीडर चूज करेंगे, या पल्लवी के रजा पल्लवी को बाहर से लाकर वहां पर बिठा दे। वो ये भी नहीं चाहते। तो वो बीच में से पिस रहे हैं दोनों तरफ से। एक तो उनका ये पर्शिया है, लोग भूल जाते हैं कि पर्शिया एक 2000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। उनको आप कह रहे हैं कि देखिए हम बताएंगे कौन आपका सुप्रीम लीडर बनेगा, कौन ये करेगा, कौन वो करेगा। ऐसा नहीं होता। तो आम ईरानी बेचारा पिस गया है, एक तरफ अमेरिका इजराइल के ये डिस्ट्रक्शन से, और दूसरी ओर ये कट्टरपंथी इस्लामिक सोच से, विचारधारा से। अब कर्नल अश्विनी जी, इतने दिन के इस युद्ध को आप क्या देख रहे हैं? आप क्या कहेंगे? कोई परिणाम नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि युद्ध में घुसना तो आसान है, एग्जिट कब करना है, निकलना क्या है, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इजराइल और यूएस इस युद्ध में आ गए हैं, लेकिन जब लड़ाई, जो अगर आप उनकी स्टेटमेंट देखिए ईरान वालों की, उन्होंने साफ कहा है कि युद्ध आपने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। जो घोष साहब ने भी कहा है
कि किसी भी कंट्री को, किसी भी टारगेट को अगर आपने कैप्चर जब तक नहीं किया फिजिकली, तो आपकी जीत नहीं है। और कैप्चर करने के लिए आपको ग्राउंड सोल्जर चाहिए। ग्राउंड सोल्जर जो 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 बाहर से अब लेके आएंगे। और पब्लिक को यह भी पता है कि जब अमेरिका ने इराक के साथ क्या हुआ, इराक खत्म हो गया। उन्होंने अफगानिस्तान में अपने फोर्स से लेके, पब्लिक ने सोचा था शायद उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला। ये चीज आम एक नागरिक को ईरान के अंदर मालूम है कि अगर वो ये कट्टरपंथी इनको फॉलो करते हैं, वो पिस रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी पता है कि ये हमारे लोग हैं। अगर बाहर से लोग आ जाएंगे, उनका सब कुछ जो है वो तबाह हो जाने वाला है। इसलिए लास्ट मैन लास्ट राउंड, व्हेन आई से लास्ट मैन लास्ट राउंड, इसका मतलब है इवन अगर ईरान के अंदर सब कुछ तबाह कर देंगे, तो जो आम पब्लिक है वो बहुत कट्टर है। हमारे साथ कुछ ऑफिसर्स ने जो ट्रेनिंग किया था, हम उनको इस बारे में वाकिफ हूं। मैं उस इलाके में, उस साइट में मैंने सर्व भी किया है। वो बहुत कट्टर है। एक आदमी इसको जो लड़ाई के लिए है, चाहे वो आम नागरिक है, अपने देश के लिए लड़ाई के लिए फिजिकल ग्राउंड में आगे आएगा। और ये इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ये इसकी जंग इतना उनके लिए इतना आसान नहीं है। नहीं, आसान नहीं है, लेकिन देखिए ईरान भी कम नहीं है कैप्टन पीके घोष जी। क्यों हूती और हिजबुल्ला, हमास, क्यों इनको साथ लेकर चल रहा है, क्यों इनके लिए कर रहा है? ये भी तो सोचे। ईरान आज कह रहा है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो बाकी भी देश है ना जिनकी वजह से इनको परेशानी हो रही है। इसे कभी ईरान ने सोचा? देखिए, ये भी बात मैं कई बार बता चुका हूँ दूसरे चैनल्स पे, कि ये जो इनके प्रॉक्सीज हैं, सबसे पहली बात यह है कि ईरान अपने आप को शिया मुस्लिम का बादशाह समझता है। और इनके कई प्रॉक्सीज हैं, जैसे सबसे बड़ा तो है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला, फिर हमास। हमास कुछ तक है, कुछ तक नहीं है इतना। फिर हूतीज। अभी लोग समझते हैं जो ईरान कहेगा वही हिजबुल्ला करेगा। ऐसी बात नहीं है। उनमें भी काफी मतभेद है। वो आइडियोलॉजिकली, यानी अपनी सोच विचार में शायद ईरान के साथ है, लेकिन वो ईरान से भी खफा है, क्योंकि ईरान ने उनको सहायता हर वक्त पूरा नहीं दिया था। जब इजराइल हूती हिजबुल्ला पर लेबनान में अटैक कर रहा था, और पिछली बार ऐसा हुआ कि आधे हिजबुल्ला कि आपको याद होगा कि वो जो पेजर वो था, वो ब्लास्ट हुआ। हाँ, वो ब्लास्ट हुए, तो हिजबुल्ला का जो टॉप लीडरशिप था वो तो चला गया। अच्छा, जहां तक हमास की बात है, हमास तो सुन्नी वैसे है, लेकिन हमास बहुत लूजली एफिलिएटेड है ईरानियों के साथ। और ईरानियों के पास अभी पैसा ज्यादा नहीं है, तो वो इनको सहायता करने से भी हिचकते हैं, हिजबुल्ला का भी। और जहां तक हूतीज हैं, नहीं, तो एक चीज ये बता दीजिए, हाँ, कि इनके पास इतने बेहतर हथियार कहां से आ जाते हैं? ये जो वेपन सिस्टम्स है, ये कुछ तक तो ईरान देता है, कुछ तक ये लाते हैं रशिया और नॉर्थ कोरिया से, और ये वाया ईरान भी आता है, वाया डायरेक्टली भी जाता है। तो ये इनके पास काफी मॉडर्न वेपन्स हैं, लेकिन अभी सब ये प्रॉक्सीज का जो क्षमता है, वो काफी इजराइल ने खत्म कर दिया है। इसलिए वो बहुत ही वीक पोजीशन में है। अभी आपने देखा होगा बेरूत में कितना बम्बिंग हो रहा है। इधर लेबनान बार बार कह रहा है हमारा हिजबुल्ला के साथ कुछ नहीं है, हमारा हिजबुल्ला के साथ कुछ नहीं है, लेकिन वो तो है उनका तो उनके साथ नहीं, सहयोग 100 का ना हो, 5% का है तो सहयोगी तो कहलाएंगे ना। हाँ, सहयोगी तो कहलाएंगे, लेकिन लोग समझते हैं जो ईरान कहेगा हिजबुल्ला करेगा। ऐसी बात नहीं है। जो ईरान कहेगा हमास करेगा, ऐसी बात नहीं है। उनमें भी बहुत मतभेद है, और वो
भी जो भी ईरान कहेगा ऐसा नहीं है। तो ये एक मतलब कॉम्प्लेक्स और थोड़ा जटिल वो रहेगा वो सर, है। वो रहता है, लेकिन है मकसद तो एक ही है ना। मकसद मकसद एक ही है ना कर्नल अश्विनी जी। और उसी जी। मकसद से यूएस भी कूदा है। इजराइल तो है ही शुरू से चीजें जो देखी जा रही हैं, तो वो मकसद कामयाब हो पाएगा ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि जो कहता था सुपर पावर, पूरी दुनिया में अपने आप को सुपर पावर, और 8 दिन हो जी। चुके हैं हमें लग रहा है, और नतीजा देखिए, शून्य। अगर खामनेई को छोड़ दे नतीजा शून्य है। देखिए, ये एक पावर की बात है। अगर आप देखा जाए कि जिस बात पे अमेरिकन ने ये वार शुरू की थी कि इनके पास न्यूक्लियर इक्विपमेंट है, वार हेड है, लेकिन ये बात न्यूक्लियर की नहीं है। ये बात बेसिकली ऑयल फील्ड कैप्चर करने की है। न्यूक्लियर तो हमारे पड़ोस की देशों के पास भी है, उसके ऊपर तो कभी अमेरिकन ने देखा नहीं, वो मिलिटेंसी में भी इन्वॉल्व में कभी देखा नहीं है। तो क्या एक ऐसे कंट्री जहां पे जिनके पास ऑयल है, वही कंट्री जो है वो इन सुपर पावर के लिए बनते हैं टारगेट, क्योंकि उनको उनकी ऑयल फील्ड को कैप्चर करना है। और जहां तक रही बात सुपर पावर की, अमेरिका की, इस वॉर के बाद वो बहुत पीछे जाने वाला है। चाइना और रशिया इस चीज को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कितना इनको डिस्ट्रक्शन इसमें होता है। किसी भी वॉर के अंदर, छोटी वॉर के अंदर भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन है। आप ये देखिए कि अमेरिका को कहां से लेके कहां तक सप्लाई देनी कहीं है। ये ऐसा तो नहीं है कि जैसे सुपर पावर, हम तो तीन को ही कहते हैं एक तरीके से देखे, यूएस, उधर रूस और इधर चाइना, यही कहते हैं ना इन्हीं तीनों को। जिस तरीके से अमेरिका ने खेल खेला कि उधर दूसरी ओर रूस के साथ जो लड़ाई चल रही है जी, यूक्रेन के साथ, यूक्रेन के पीछे खड़ा है अमेरिका, और दुनिया में एक संदेश गया ना कि रूस देखिए सुपर पावर कहता था यहाँ के जीरो। ऐसा तो नहीं है कि इस लड़ाई में अब ये मैसेज चला जाए पूरी दुनिया में कि देखिए कुछ अमेरिका कर नहीं पा रहा है क्योंकि पीछे कोई और है। ये भी हो सकता है। बिल्कुल आपकी इस बात सहमत हूं। सी, अमेरिका हर जगह जब इन्वॉल्व होना शुरू होगा, अल्टीमेटली ये जितने भी कंट्रीज हैं, ये स्मॉल कंट्रीज, इनको फाइनेंस या वेपन से सपोर्ट करना, अल्टीमेटली somebody has to pay. The payment is being done by the Americans. American think after that payment वो उसमें से ऑयल फील्ड कैप्चर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। इसके ऊपर नजर रशिया की भी है, इसके ऊपर नजर चाइना की भी है। वो भी यही चाहते हैं कि इन ऑयल फील्ड को कैप्चर किया जाए, और या इनको अपने आप में सपोर्ट करके अमेरिकन के खिलाफ जो है वो खड़ा किया जाए। नहीं, ईरान सवाल मेरा था ये कि अमेरिका के साग पर बट्टा न लग जाए। ये होने वाला है। अगर ये चीज कंटिन्यू रही तो अमेरिकन के ऊपर ये दबाव होगा। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।